मंत्री ने आज बजट भाषण में छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर अगर सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख तक छूट गिनी जाए तो 6.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन इसमें अभी भी कई पेच हैं। मकान पर टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि कितनी आय पर लगेगा कितना टैक्स और साथ ही बजट में आपके काम की बात पर होगा फोकस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और वेद जैन। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए सुनाते हैं आपको कि बजट भाषण में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स छूट की सीमा पर क्या ऐलान किए हैं। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax. तो ये अहम ऐलान आज की बजट स्पीच में। लेकिन सीधा मैं जुड़ती हूँ सबसे पहले शरद कोहली जी से। शरद जी, बजट स्पीच जब शुरू हुई तो हमें शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि शायद आम टैक्स पेयर को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उसके बाद जब ये टैक्स रिबेट की बात आई तो हमने इसको थोड़ा सा मिसरीड कर लिया और हमने ये लगा कि शायद यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ाने की बात की जा रही है शरद जी, लेकिन ये निकला एक टैक्स रिबेट। इसको मैं कैसे समझूं? 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो गई है या बेसिक एग्जम्पशन को बढ़ाया गया है, जिसको लेके कंफ्यूजन भी है सब जगह? बिल्कुल कविता, जब तालियां बजी और बेंच ठोकी जा रही थी पार्लियामेंट में तो मुझे ना एक लाइन याद आई कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और शक्ल अक्ल निकली कुछ और। क्योंकि वो ऐसा सुनने में लगा कि जैसे कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है और अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है। परंतु सेक्शन 87A कविता पुराना सेक्शन है, पहले से है। सिर्फ फर्क यह था कि वो 3.5 लाख तक, अब यहां तक सब ध्यान दें, तक वो अवेलेबल था। उसके बाद उसी को बढ़ा के 5 लाख कर दिया क्योंकि 3.5 लाख तक था और 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन थी। तो 2,500 रुपए का रिबेट मिलता था। उस 2,500 की जगह अब 12,500 फाइनेंस बिल में 87A को अमेंड कर दिया गया है। तो पहली बात तो 5 लाख तक, तो 5 लाख से ऊपर। अच्छा, जो वित्त मंत्री जी ने कहा 6.5 लाख, तो उन्होंने बातों बातों में यह भी कह दिया कि हम 80C की लिमिट अब नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 1.5 लाख की 1.5 लाख रहेगी। तो इसका मतलब 5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख तक। अब तक पे मैं बार बार गौर कराना चाहूंगा क्योंकि इसी को रिलेटेड बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर 6.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सारा 87A के रिबेट के अंतर्गत माफ हो जाएगा। तो ये इसमें गौर करने वाली बात है। बार बार अभी भी मैं किसी को सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है और सुनने में बिल्कुल ऐसा लगा कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। जैसा आपने कहा, एकदम से उदासी के बाद खुशी आई, खुशी के बाद फिर मैं समझता हूं उदासी तो नहीं आई पर आधे रास्ते पे जाके रुक गई। जैन जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? क्योंकि बहुत दर्शकों में अभी भी कंफ्यूजन है कि अगर हमारी आय 10 लाख है, 15 लाख है, तो क्या 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जैसे कोहली जी ने कहा कि कानून, बिल्कुल वित्त मंत्री जी ने जैसे घोषणा की थी तो एक बार तो लगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट शायद 2.5 लाख से 5 लाख हो गई है। हाँ। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया चैनल पे चल रहा था कि थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं कि जो रिबेट 87A में था उसको 2,500 से बढ़ा के 12.5 किया और उसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था कि 3.5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसे 5 लाख किया। तो आज की डेट में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही आपके ऊपर पूरा टैक्स आ जाएगा। रही बात कि कहाँ तक की आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, तो देखिए, एक तो 1.5 लाख रुपए की 80C में आपको एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म सेविंग वगैरह की। एक सैलरी टैक्स पेयर को 7 लाख तक भी छूट मिल जाएगी क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 कर दिए तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें काउंट हो जाएगी। इसके अलावा 2-3 डिडक्शंस और हैं जो मिल सकती हैं जिसको काउंट किया जा सकता है।
एक तो यह है कि आज की डेट में जो एनपीएस है उसका एक 50,000 का कंट्रीब्यूशन जाता है ATCCD-B में, अलग से प्रोविजन है जिसकी क्लॉज के अंदर जाता है, तो वो एक 50,000 की अगर वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका भी रिबेट मिल जाएगा। एक 80D में मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का भी जो मिलता है वो 25,000 रुपये का, वो एक रिबेट मिल सकता है। और एक इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट जो आती है बैंक से आती है फिक्स उसके लिए जो वो 10,000 रुपये का रिबेट वो भी ATTTA में लिया जा सकता है, और जो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये का रिबेट है। अगर इन बातों को मैं ध्यान में रखूं तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर टोटल इनकम किसी की 7,70,75,000 सैलरी वाले की है तो वो अभी भी हो सकता है शायद 5 लाख से नीचे निकल जाए, तो इसके अलावा किसी और को बेनिफिट नहीं होगा। सीनियर सिटीजन को कोई इससे बेनिफिट, वेरी सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी इनकम अदरवाइज 5 लाख रुपए तक वैसे एग्जम्प्ट थी, तो अब 5 लाख क्रॉस करने के बाद उनको स्टेट वे 20% के रिबेट में जाना पड़ेगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल देके भी समझा दूं कि अगर किसी की इनकम जैसे आपने पूछा 10 लाख रुपए की है और वो सैलरी से इनकम है तो 50,000 रुपए का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 1.5 लाख रुपए की उसकी लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, तो 8 लाख रुपए की अगर मैं इनकम मान के चलूं तो 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5% 12,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और 5 लाख से 8 लाख वाली इनकम पे 20% टैक्स देके 60,000 देना पड़ेगा, तो टोटल टैक्स हो गया 72,500, और इसके ऊपर 4% आपको लगेगा वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेस जो लगता है, अगर वो मैं मिला दूं तो उसके ऊपर 2900 रुपए वो आ जाएगा, तो लगभग 75,400 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी आएगी अगर आप किसी को 10 लाख रुपए की सैलरी इनकम है और वो 1.5 लाख रुपए की सेविंग करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोविजन है, और इसके अलावा क्योंकि किसी और को किसी भी तरह की टैक्स में कोई छूट नहीं आई है, टैक्स रेट सरचार्ज वगैरह वही रखे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा ये मेरा इंटरिम बजट है और मैं ये चीज़ें मानता हूँ ये मुझे देनी जरूरी है, और उन्होंने अपनी स्पीच में ये तो कहा कि देखिए इसका बेनिफिट 3 करोड़ टैक्स पेयर का आया था, तो तभी मैंने आइडिया लगाया था कि अगर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट 3 करोड़ का किया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कैच है, और इन्होंने ये बेनिफिट सारे टैक्स पेयर को अक्रॉस द बोर्ड नहीं दिया है। तो ये उनकी स्पीच में बहुत नजर आ रहा था, और ये मेनली सैलरीड क्लास टैक्स पेयर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, और ये स्वाभाविक था क्योंकि इलेक्शन का बजट था, तो ये इस तरह की घोषणा आनी स्वाभाविक थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर टैक्स स्लैब में क्लियरली कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन शरद जी एक चीज़ को लेके यहाँ पे हमें और थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। सैलरी क्लास को छोटे टैक्स पेयर्स को ये दिया है फ़ायदा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है, और साथ ही आपकी जो कमाई होती है ब्याज से डिपॉजिट पर, उस पर भी इजाफा किया गया है। जी हाँ बिल्कुल कविता, ग्रेच्युटी की लिमिट पहले 10 लाख थी, कुछ महीने पहले सुनने में आया, एक अच्छी खबर आई थी कि 20 लाख हो गई, और अब खबर और अच्छी हुई है कि वो 30 लाख हो गई। यहाँ ग्रेच्युटी आपको जो एक मुश्त मिलती है जब आप रिटायर होते हैं, या आपसे प्रसन्न होकर आपका एम्प्लॉयर जब कोई एक लमसम अमाउंट देता है, वो 30 लाख हो गई। उसमें जो बाकी सेक्शन 10 के अंतर्गत प्रोविजन है वो अप्लाई करते हैं, पर वो 30 लाख वहां सब्स्टिट्यूट हो गई। दूसरा, इंटरेस्ट की आपने बहुत अच्छी बात करी कविता, क्योंकि होता क्या था कि जो रिटायर्ड लोग हैं या हाउस वाइफ्स हैं जिनकी पैसिव इनकम्स हैं, जो इंटरेस्ट से इनकम कमाते हैं, तो बैंक में जब वो फिक्स डिपॉजिट रखते थे तो उनका 10,000 से ऊपर जैसे ही एफडी पर इंटरेस्ट क्रॉस करता था उस पे टैक्स कट जाता था। अब टैक्स, अब मुझे लग रहा है कि वो 40,000 कर दिया 10,000 से बढ़ा के। मुझे लग रहा है बैंक एफडी की तरफ जो लोग थोड़ा सा भागते थे उससे, वो अब मुझे लग रहा है बैंक एफडी फिर करने में हिचकिचाएंगे। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि आप कविता के पर्सनल फाइनेंस शो पे ये सुनेंगे कि बैंक एफडी को बहुत अच्छा, खाली टीडीएस से भागने के लिए आप बैंक में मत करिए, पर हाँ एक 15G 15H भरना पड़ता था। और उसके लिए आपको वो फॉर्म जमा कर, एक सरदर्दी सी थी, मैं ये समझता हूं, क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करके फिर रिफंड लेना पड़ता था, या रिटर्न मजबूरी में फाइल करनी पड़ती थी और कोई इनकम नहीं होती थी। वो 40,000 रुपए अवश्य कर दिया। इसी से संबंधित, क्योंकि हम सेक्शन 194A के अंतर्गत ही आता है, इसी से संबंधित 194I को भी ले लेते हैं, इससे पहले कि हम उसको भूल जाएं कि वो रेंट, जब आपको रेंट आता है कहीं से और आपने को मकान किराए पे दिया हुआ है, तो उसमें एक सीमा बांधी हुई थी इनकम टैक्स में सेक्शन 194I के अंतर्गत कि अगर 15,000 पर मंथ या 1,80,000 साल का अगर आपको रेंट आता है उस पर टैक्स कटता था। अब उस लिमिट को भी बढ़ा के मुझे लगता है सरकार को लगा होगा कि अब रेंटल्स बढ़ गए हैं और 15,000 एक थोड़ी आउटडेटेड सी लिमिट है, उसको 2,40,000 कर दिया गया है कि अब 2,40,000 आप टच करेंगे तभी वो उस पर टीडीएस कटेगा, वरना उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ओवरऑल मिला के थोड़ा सा टीडीएस की कंप्लायंस में 194A में और I में आसानी कर दी गई है कि अब छोटे छोटे अमाउंट्स पर वो टैक्स ना काटा जाए। ऑलराइट, लेकिन वेद जैन जी, अगर हम घर खरीदने की बात करें तो अगर जो कैपिटल गेन्स होता था उसको लेके भी बदलाव किया गया है। अभी 2 करोड़ तक अगर आपका कैपिटल गेन्स होता है तो छूट है? नहीं, देखिए 2 करोड़ की कैपिटल गेन में छूट नहीं दी है उन्होंने,
उन्होंने छूट दी है कि एक से ज़्यादा अगर 2 मकान खरीदने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को छूट नहीं दी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि आज की डेट में परिवार में एक मुखिया होता है और उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपना पुराना मकान बेच के दोनों बच्चों के लिए एक एक मकान देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आज की डेट में छूट एक की मिलती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कहा कि ये अब वो 2 मकान खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट है 2 मकान खरीदने का उन्हीं को मिलेगा जिनका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से नीचे होगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो भी उन्होंने, मुझे ऐसे लगाया कि ये इसलिए इश्यू एड्रेस किया है कि रेवेन्यू कंसिडरेशन थी कि जो मिडिल लेवल के लोग हैं या लोअर लेवल के लोग हैं उनको ये बेनिफिट देने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं हो कि जो बड़े कोठियाँ हैं 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ वाले हैं उनको कैपिटल गेन हो जाए और वो 2 घर ले लें, उनको ये छूट देने की कोशिश नहीं की है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है और उसको 2 मकान लेने में लगाते हैं तो आपको छूट मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये हर एक को छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। 2 करोड़ की कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन दी है उन्होंने कैपिटल गेन के लिए। साथ ही शरद जी, एनपीएस को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, जिसको लेकर केवल ये ऐलान हुआ है, जो मेरे ख्याल से पहले भी बदलाव नोटिफाई हो चुके थे, सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा एनपीएस का जो पूरा ढांचा है वो जस का तस ही है। बिल्कुल जस का तस है। उसमें कुछ दिन पहले कविता आपको याद होगा कि 60% विड्रॉल तक अब टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। और 60% विड्रॉल अलाउ किया गया था, वो अमेंडमेंट अभी जस की तस बनी हुई है। दूसरा कविता, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो, क्योंकि घर की बात आई तो मुझे याद आ रहा था जो एक अच्छी अमेंडमेंट आई है कि जिसके पास 2 घर हैं, क्योंकि अभी वेद जी 2 घरों वाली बात कर रहे थे, 2 बेटों की बात कर रहे थे, तो मुझे उन बेटों से याद आया कि जिसके पास 2 घर हैं, एक घर, अब 2 घर कई दफे लग्जरी नहीं होता, आपकी मजबूरी होती है, जरूरी नहीं कि जिसके पास 2 घर है वो, तो दूसरे घर पर जो खाली पड़ा होता था, मतलब एक घर में आप रह रहे हैं पर दूसरा घर मान लीजिए एक दिल्ली में एक मुंबई में है, अगर आप दूसरा घर खाली छोड़ रहे हैं तो उस पर फेयर मार्केट वैल्यू की उसकी रेंटल लेके उसको टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता था। तो अब क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बोला भी गोयल साहब ने कि अगर आपको जरूरी नहीं, मजबूरी हो सकती है, बॉम्बे जैसी जगह में आपको हो सकता है 2 घर लेने पड़ जाएं, तो अगर आपको 2 घर लेने पड़ रहे हैं और दूसरा घर आपका खाली पड़ा हुआ है तो अब उस पर एक नोशनल रेंट जो लगता था वो आइंदा से नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है घर को अगर उन्होंने जिस दृष्टि से देखा है, लग्जरी से एक जरूरत की तरह देखा है, मुझे लगता है अच्छी सोच है ये कि आप खामखा उसको लग्जरी ना समझ के और उस पे बिना रेंट आए आपको टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स से अब जो है वो आपको छूट मिल गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया गया है वेद जैन जी, 40,000 से बढ़ाकर इसे 50,000 कर दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये एक अच्छी चीज़ की है उन्होंने। देखिए वैसे तो 50,000 भी बहुत कम है, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज रेंडर करता है एम्प्लॉयर को, उसको सर्विसेज रेंडर करने में कोई ना कोई खर्चा होता है। हाँ। तो किसी ज़माने में 1975 में ये रिबेट होता था, उस समय ये रिबेट 4,000 रुपये 5,000 होता था। अगर मैं आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन को लगा कर चलूँ तो कम से कम ये ज़्यादा नहीं तो आज की डेट में 2 लाख का डिडक्शन होना चाहिए। फिर भी क्योंकि ये 2005 में विड्रॉ किया और लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है, तो इस साल 40 से 50,000 किया है, तो 10,000 रुपये की हर एक व्यक्ति को अक्रॉस द बोर्ड ये बेनिफिट ऐसा है जो हर सैलरीड एम्प्लॉइज़ को मिलेगा। और इसमें जो सैलरीड एम्प्लॉय 10 लाख से ज़्यादा की इनकम में आते हैं वो 30% का टैक्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको ये टैक्स में 3,120 रुपये की छूट हर व्यक्ति को जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उसको दी है। ये अच्छी छूट है और आने वाले समय में इसको शायद और गौर करना पड़ेगा और इसको बढ़ाने की जरूरत है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। ऑलराइट, लेकिन शरद कोहली जी, एक टैक्स पेयर के लिहाज से जो हम उम्मीदें कर रहे थे, जैसे कि एटीसी में इजाफे की हम उम्मीद कर रहे थे, बेसिक एक्सेम्पशन को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे, वो सब ना करके जो भी ऐलान हुए हैं, क्या ऊँट के मुंह में जीरा आपको लगता है? ये आपने कविता मेरे मुंह की बात छीन ली। जब आप बोल रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि क्या खोया क्या पाया। पाया तो सही, जरा खोए का भी जिक्र कर ले। हाँ। तो खोए में बिल्कुल ठीक है। आपने एटीसी, जब पीयूष गोयल जी अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने 5 लाख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप 5 लाख में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। हाँ। तो आपको ये मिल जाएगा। तो बड़ी सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि एटीसी में साहब हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी एटीसी जो पता ही नहीं लगता, कविता बताइए, आपको पता लगता है कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कब 1.5 लाख भर जाता है। हाँ। तो काफी उम्मीद थी। हमने टैक्स घटाओ आंदोलन भी किया, उसमें सभी टैक्स पेयर्स की एकजुट आवाज थी कि एटीसी की लिमिट 1.5 लाख आउटडेट हो चुकी है, उसको बढ़ाया जाए और सेविंग्स को भी बूस्ट करता है। एक तो वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी निराशा रही। दूसरा, विमेन टैक्स पेयर्स को, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि विमेन टैक्स पेयर्स को एक स्पेशल रिबेट आना चाहिए था। आधे टैक्स पेयर्स हैं, आधे नहीं चलिए आधे से थोड़े कम हैं, पर आधे वोटर्स तो जरूर है ना कविता। हाँ, ये तो आप मानते हैं। हाँ। तो इसलिए वो उम्मीद करके बैठी थी सारी महिलाएं, और हमने महिलाओं से खुद ये बात करी। और आपके दिल की बात भी बोल रहा हूं, मुझे पक्की बात है कि आपके मन भी ये था कि महिलाओं को कुछ आना चाहिए। महिला मैं मानता हूं ज्यादा पुरुषों से सशक्त है,
घर देखती हैं, फैमिली देखती हैं, काम काज, पैसा भी कमाती है। मुझे लगता है महिलाओं के लिए थोड़ी सी निराशा आई होगी कि ओवरऑल अच्छा बजट है, पर उम्मीद तो रहती है, और उम्मीद रहती है कि महिला और मोदी जी की तरफ महिला देख रही थी कि शायद वो कुछ निकाल कर आए महिलाओं के लिए खास, वो नहीं आया। दूसरा जो मुझे तीसरा और अंतिम लग रहा है कि जहां पर उम्मीद से थोड़ा कम आया, वो था जो इनकम टैक्स के स्लैब्स थे, क्योंकि पहला स्लैब 5% का, अब हम 87A की बात नहीं करते जो हमने करी थी, हम थोड़े से आगे ज्यादा टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, जो ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर्स हैं, नॉट ज्यादा टैक्स पेयर्स। ज्यादा टैक्स पेयर्स तो 2.5 और 5 लाख के बीच में आते हैं। उनके 5% के बाद एक बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि आपने खाई पार करी, 5 के बाद सीधा 20% टैक्स लग जाता है, उसके बाद 30 लगता है। तो मुझे लग रहा है स्लैब्स में थोड़ा सा ट्वीकिंग करी जा सकती थी, उनको और रैशनलाइज करा जा सकता था, भले ही उससे राजस्व का नुकसान नहीं होता, पर उसको रैशनलाइज करा जा सकता था। वो भी मुझे लग रहा है वहां पर कई कमी रह गई। ऐसे ही अगर आप बात करें तो अभी हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो वहां पर हाउसिंग लोन सेक्शन 24 में जो 2 लाख की मिलती है, ये भी अब 1.5 से 2 करी गई थी, काफी टाइम हो गया है, इसको बढ़ाने की थोड़ी जरूरत थी, क्योंकि अब लोन मकान महंगे हुए हैं, लोन भी ज्यादा लेना पड़ता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट भी ज्यादा जाता है। तो एक जो बेनिफिट रियल एस्टेट को बूस्ट मिला, अगर ये भी हो जाता तो मुझे लग रहा है सोने पे सुहागा हो जाना था। और राइट, लेकिन क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं, दर्शकों में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है तमाम ऐलानों को लेकर। फिलहाल इस चर्चा को हम यही रोकते हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद जो आमतौर पे दर्शकों के मन में कंफ्यूजन है, जितने भी टैक्स से जुड़े ऐलान आज हुए हैं बजट में, उनसे हम रूबरू करवाएंगे आपको, और हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से उनके जवाब भी लेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।